दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल यादव। मित्रों, आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यह टॉपिक लेंदी भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। मैं बात कर रहा हूं हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम। एक टॉपिक आता है अधिगम, और अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर आज जो हम पढ़ेंगे वो अधिगम की परिभाषा क्या होगी, अधिगम कहते किसे हैं और अधिगम किस प्रकार से होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है सीखना। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। इसे ग्रहण करना भी कह सकते हैं, अर्जन करना भी कह सकते हैं, और ये संकुचित अर्थ है। सीखना कैसा अर्थ है? संकुचित। व्यापक अर्थ में लर्निंग का अर्थ होगा व्यवहार में परिवर्तन। व्यापक अर्थ में क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यहां पर ये इसका व्यापक अर्थ है। व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। साथियों, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ये भी कई प्रकार से होता है। हम बात करें तो एक विद्वान हुए हिलगार्ड महोदय कहते हैं कि बच्चे के या व्यक्ति के व्यवहार में जो चेंज आता है, परिवर्तन होता है, वह 3 प्रकार से प्रदर्शित होता है। व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। सबसे पहले मैं बात करूं तो पहला जो परिवर्तन होता है उसे कहा गया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्या कहा गया? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यहां पर इसे कहा गया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है उसका नाम है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन होता है उसे कहा गया अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। मित्रों, यहां पर व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से प्रदर्शित होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला जो परिवर्तन है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है, दूसरा परिवर्तन स्थायी परिवर्तन कहलाता है, और तीसरा परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो क्या हम तीनों व्यवहारगत परिवर्तनों को अधिगम की श्रेणी में शामिल करेंगे? हम इन्हें अधिगम कहेंगे? नहीं। तो अधिगम कहते किसे हैं? व्यवहारगत परिवर्तन तो स्थायी परिवर्तन से भी होता है, अस्थायी परिवर्तन से भी होता है, और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से भी होता है। तो हम लर्निंग किसे कहेंगे? ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आज की जो क्लास है ये लर्निंग का प्रारंभ है, अधिगम का प्रारंभ है। सीधा थोंडाइक और पावलोव ने पढ़ा करके मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर आप पुनः समझ ले, अधिगम का संकुचित जो अर्थ होता है वो होता है सीखना, ग्रहण करना, अर्जन करना। लर्निंग का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहारगत परिवर्तन होना। साथियों, व्यवहारगत परिवर्तन एक विद्वान हिलगार्ड वो कहते हैं 3 प्रकार से होता है, जिसे पहला परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, दूसरा स्थायी परिवर्तन, और तीसरा अस्थायी परिवर्तन। तो क्या तीनों परिवर्तनों को अधिगम कहेंगे? नहीं। अधिगम किसे कहेंगे? केवल और केवल अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होगा व्यवहार में उसे हम अधिगम कहते हैं। अब यहां पर जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन 2 प्रकार से होता है।
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कितने प्रकार से होगा साथियों? 2 प्रकार से। पहला होता है अनुभव से और दूसरा होता है अभ्यास से। अभ्यास से यहां पर व्यवहारगत जो परिवर्तन है, अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन है, ये 2 प्रकार से होता है। एक अनुभव से होता है, दूसरा अभ्यास से होता है। अब अनुभव से जब परिवर्तन व्यवहारगत होता है, जैसे मान लो कोई बालक है, उस बालक ने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तो गर्म वस्तु को छूना उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि आप ये गर्म वस्तु है, हाथ हटा लो जल जाएगा। वो बताने पर मानता भी नहीं, छोटा शिशु होता है। जैसे उसने गर्म वस्तु को छुआ, वो उसका हाथ स्वतः ही हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया और अब वो दोबारा कभी भी गर्म वस्तु उस जिससे उसका हाथ जला है उस वस्तु को नहीं छुएगा। दूसरा मैं उदाहरण दूं तो जैसे मान लो छोटा बालक है, बीमार हो जाता है और हम दवा दिलाते हैं, तो दवाई जब लेकर आते हैं तो डॉक्टर कई प्रकार की शीशी दे देता है, छोटी छोटी दवाई देने की। तो जब बच्चे को दवाई दी जाती है तो प्रथम बार तो सभी शीशों में से दवाई ले लेता है, बाद में पता पड़ता है, अनुभव प्राप्त करता है बालक की कौन सी दवा की शीशी कड़वी है और वो पहचान कर लेता है। जब हम दूसरी बार दवा देते हैं तो वह कड़वी दवा की शीशी को पहचान लेता है, नहीं लेता, रोने लग जाता है, मुंह को इधर उधर कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ने लर्निंग कर ली, और लर्निंग किससे हुई? अनुभव से। साथियों याद रखना, जब भी व्यक्ति सीखता है तो 2 ही बातों से सीखता है, एक अनुभव से सीखता है और दूसरा अभ्यास से सीखता है। अभ्यास की जगह कई जगह प्रशिक्षण मिलता है, बात एक ही आती है, अभ्यास कह दो या प्रशिक्षण। तो अनुभव और अभ्यास या प्रशिक्षण से जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा उसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं, फिर आगे समझाऊंगा। यहां पर जैसे आप 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो मैं पहले बात कर रहा हूं नंबर 1 की, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। साथ ही ये जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, इसे ही अधिगम कहा जाता है और ये 2 प्रकार से होता है। पहला अनुभव से और दूसरा अभ्यास से। पहला अनुभव से और दूसरा अभ्यास से। पहला किससे होगा? अनुभव से, और दूसरा होगा अभ्यास से। अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होगा वो 2 प्रकार से होगा, एक एक्सपीरियंस से होगा और एक प्रैक्टिस से होगा। तो मित्रों, जब बालक अनुभव प्राप्त करता है या व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है तो वह बताओ ज्ञानेंद्रियों से करता है या कर्मेंद्रियों से करता है? जब भी हम किसी बात का अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दवा की कड़वी शीशी को पहचान लेता है, तो वहां पर जीभ से स्वाद चखा उसका, तो जीभ क्या है? ज्ञानेंद्रिया है या कर्मेंद्रिया है? ज्ञानेंद्रिय है। तो बालक जब भी अनुभव प्राप्त करेगा तो वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को संवेदी अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदी अधिगम। यहां पर अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को संवेदी अधिगम कहेंगे, और अभ्यास द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को अभ्यास किससे होगा? कर्मेंद्रियों से। अभ्यास द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा सीखता है उसे पेशीय अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय अधिगम। पेशीय कह दो, क्रियात्मक कह दो, एक ही बात है। तो यहां पर इसे क्या कहा जाता है? पेशीय अधिगम। पेशीय अधिगम। तो यहां पर इसे पेशीय अधिगम कहेंगे। अब यहां पर हम बात करें संवेदी अधिगम
में कौन कौन से उदाहरण आएंगे, ये कंसेप्ट यदि आपने समझ लिया तो कोई भी उदाहरण वो बना कर दे, आप उसका जवाब बहुत सरलता से दे सकते हैं। जैसे सुनना, सुनेगा बालक किससे? कानों से। सुनना, बोलना, तर्क करना, जिह्वा का उपयोग होगा। बोलना, सुनना, तर्क करना, भाषण देना, वाद विवाद करना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है और मस्तिष्क का उपयोग अधिक होता है, इसलिए ये सभी के सभी उदाहरण किस में आएंगे? संवेदी अधिगम में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण में सुनना, बोलना, तर्क करना, भाषण देना, वाद विवाद करना आदि, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं मित्रों? संवेदी अधिगम के। अब हम बात करें पेशीय अधिगम की। अभ्यास द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को पेशीय अधिगम कहा जाता है। जैसे बालक तैरना सीखता है, तो तैरना सीखेगा तो क्रिया करके सीखेगा, इसीलिए इसको पेशीय अधिगम कहा जाता है। तो हाथ और पैर का जो बच्चा उपयोग करता है, तो मित्रों हाथ और जो पैर हैं ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। तो बच्चा कर्मेंद्रियों के माध्यम से जब भी लर्निंग करेगा उसे पेशीय अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। तो जैसे तैरना, घुड़सवारी करना, घुड़सवारी करना, नाचना, लिखना। मित्रों सुनना, लिखना, सुनना तो आएगा संवेदी अधिगम में, बोलना आएगा संवेदी अधिगम में, लेकिन लिखना जो है वो पेशीय अधिगम का उदाहरण होगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संवेदी अधिगम का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा पेशीय अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो मैं बात कर रहा था अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या बनी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अधिगम दो ही बातों से होता है, एक अनुभव से होता है, दूसरा अभ्यास से। एक बार हम बैक पेज पे चलते हैं। यहां पर हमने कहा कि अधिगम का सामान्य अर्थ जो होता है सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। और अधिगम का जो व्यापक अर्थ है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब ये व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, एक विद्वान हिलगार्ड हुए वो कहते हैं 3 प्रकार से होता है। तो क्या तीनों प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तनों को अधिगम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो वो बताते हैं कि केवल और केवल व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा उसे अधिगम कहेंगे। लेकिन ये व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए हम परिभाषा क्या बनेगी कि अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अनुभव व अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इसकी जगह एक शब्द हो रहा है तुलनात्मक रूप से, तो वो भी दे सकता है कि तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये बात कर ली हमने अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की। तो साथियों ये जो परिवर्तन है हम केवल और केवल इसे ही अधिगम की श्रेणी में रखेंगे। अब दूसरा जो परिवर्तन है स्थायी परिवर्तन, इसे हम अधिगम की श्रेणी में क्यों नहीं रखते? स्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें एक उदाहरण आता है परिपक्वन। क्या आता है? परिपक्वन। और परिपक्वन को कहते हैं मैच्योरेशन, इंग्लिश में कहेंगे मैच्योरेशन। तो जो परिपक्वन है, मैच्योरेशन है, इसे परिपक्वता भी कहते हैं। तो परिपक्वता होती क्या है मित्रों? परिपक्वता, परिपक्वन जिसे मैच्योरेशन इंग्लिश में कहा जाता है, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भकाल से प्रारंभ होती है। और गर्भकाल से जो प्रारंभ होती है जिसका संबंध नैसर्गिक और प्राकृतिक रूप से शारीरिक वृद्धि से जुड़ा होता है। इस कारण से जो परिपक्वता है, उम्र के अनुरूप परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो वहां पर जो ये परिपक्वता है ये जेनेटिक प्रभाव से होती है। ये जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये जन्मजात होती है। ध्यान रखना, लर्निंग जो है सीखना,
बालक जन्म से प्रारंभ करता है, लेकिन परिपक्वता गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है। अंतर समझना, लर्निंग जो होता है वो सीखना बालक कब से प्रारंभ करता है? जन्म से, जन्म लेने के बाद। लेकिन परिपक्वता कब से प्रारंभ होगी? गर्भकाल से। या दूसरा सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल गर्भकाल। गर्भावस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है और लर्निंग प्रारंभ होती है जन्म से। तो परिपक्वन या परिपक्वता किसे कहेंगे? शरीर में होने वाले वे परिवर्तन जो नैसर्गिक और प्राकृतिक रूप से शारीरिक वृद्धि से जुड़े हों, अर्थात जिनका संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, वे सभी के सभी परिवर्तन किस श्रेणी में आएंगे? जो है स्थायी परिवर्तन में आएंगे। और स्थायी परिवर्तन में एक उदाहरण होता है परिपक्वता, उसे हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसका मैं एक बेहतरीन उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई चिड़िया है, चिड़िया अंडा देती है, अंडा देने के बाद उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया और चिड़ा दोनों मिलकर उसको चुग्गा देते हैं, चुगाते हैं उसको, बच्चा फुदकने लगता है, उछलने लगता है और फिर एक दिन उड़ जाता है, उड़ने लगता है। और जब वो उड़ना सीख जाता है तो वो कहीं दूर चला जाता है। इस प्रकार उसका जो फुदकना, चुग्गा देना, फुदकना, उछलना, उड़ना, ये जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए, ये परिपक्वता के कारण हुए। जैसे जैसे परिपक्व होगा व्यक्ति, वैसे वैसे उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। तो परिपक्वता जो है स्थायी परिवर्तन है। और ये एक बार, जैसे मान लो किसी की हाइट बढ़ गई, मैच्योरिटी, जैसे उम्र बढ़ती है तो परिपक्वता आती है, तो क्या वो वापस हो जाती है? इसका संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है। इसी कारण से ये किस श्रेणी में आएगा? स्थायी परिवर्तन। और ध्यान रखना, इस स्थायी परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात हम इसे अधिगम नहीं कहेंगे। अब मैं बात करूं तो अगला आता है अस्थायी परिवर्तन। मित्रों, जो अस्थायी परिवर्तन है किसे कहते हैं? शरीर में होने वाले वे परिवर्तन जो कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ घंटे स्थिर रहे, बाद में मानव व्यवहार अपने मूल स्वरूप में आ जाए, ऐसे परिवर्तनों को अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। शरीर में होने वाले वे परिवर्तन जो कुछ समय रहे, कुछ क्षण रहे, कुछ घंटे रहे, लेकिन बाद में मनुष्य का व्यवहार अपने जो मूल ओरिजिनल जो स्वरूप होता है उसमें आ जाए, ऐसे परिवर्तनों को अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। और वो सभी अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में जो भी उदाहरण होंगे उन्हें हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे बीमारी, बीमारी के कारण व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। बीमार व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो उसको लर्निंग की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही स्वस्थ होगा मनुष्य, वैसे ही उसका अपना जो व्यवहार है वो मूल स्वरूप में चला जाएगा। तो ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे थकान, थकान थकान के कारण भी व्यक्ति को अजीब सा फील होता है। थकान, विश्राम करने के बाद जैसे थकान दूर होगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जैसे नशीले पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं मादक पदार्थ, क्या कहेंगे? मादक पदार्थ। विद्यार्थियों, मादक पदार्थों का सेवन करने के कारण भी व्यक्ति का व्यवहार चेंज होता है। जैसे शराब है, ड्रग्स है, इनके सेवन से भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। तो क्या व्यवहारगत जो परिवर्तन हो रहा है शराब आदि के कारण, क्या हम उसे लर्निंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये सभी परिवर्तन कैसे हैं? अस्थायी परिवर्तन है। एक बार ऐसे ही एक वाक्य बताता हूं। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति था रामफल, मैंने उसके पास फोन किया, शाम का समय था, मेरा मित्र था। मैं बोला, भाई रामफल, मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। अरे गुरुजी क्या बात करते हो आप, 1 लाख रुपए ले जाओ। मैं बोला, अरे भाई 1 लाख नहीं चाहिए मुझे, आप 10,000 रुपए दे दो।
अरे यार तुम कच्ची बात करते हो, 1 लाख रुपए ले जाओ। अरे मैं भाई 10,000 रुपये चाहिए, अभी आ जाओ। मैं बोला सुबह ले जाऊंगा। अरे ठीक है गुरुजी आप ले जाना। मैं सुबह पहुंचा, मैं बोला अरे भाई रामफल वो 10,000 रुपये रात को बात हुई थी ना, 10,000 रुपये दे दो। बोलो मैंने कब कहा, मेरे पास तो है ही नहीं। अब वहां पर उसने जो रात को कहते ना रात के व्यापारी रात को रख लिए, तो इस प्रकार जो उसका व्यवहार चेंज था वो किसके कारण था? शराब आदि नशीले पदार्थ के कारण। तो वहां पर जो परिवर्तन है उसको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते। जैसे मूल प्रवृत्तियां, याद रखना परीक्षा में पूछता है निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां प्यारे विद्यार्थियों, मूल प्रवृत्तियां जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। इन मूल प्रवृत्तियों के कारण भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। भूख लगेगी तो व्यक्ति भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, उसके व्यवहार में चेंज आएगा। इस जैसे भोजन करेगा भूख समाप्त हो जाएगी, चालक ड्राइव जो है वो शांत हो जाएगा। तो यहां पर भी व्यवहारगत परिवर्तन होता है, भूख के कारण, प्यास के कारण, नींद के कारण, विश्राम नहीं हुआ तो भी। ये सभी परिवर्तन मूल प्रवृत्ति के कारण होते हैं और ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो अस्थायी परिवर्तन को भी हम अधिगम नहीं कहेंगे, स्थायी परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहते। अब अस्थायी परिवर्तन में एक चीज और आती, मानसिक विकार। मैं यहां लिख रहा हूं मानसिक विकार। यहां पर मानसिक विकार, मानसिक विकार में जैसे चिंता है, कुंठा है, भगनाशा है, इस प्रकार ये मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। मानसिक विकार, इन विकारों के कारण भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। मानसिक विकार में जैसे चिंता हो गई किसी समस्या को लेकर, तो जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह चिंता रहेगी। समस्या का समाधान होने पर उस चिंता समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति का व्यवहार अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो बीमारी के कारण, थकान के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण, मूल प्रवृत्तियों के कारण, मानसिक विकार के कारण, इनके कारण यदि व्यक्ति का व्यवहार चेंज होता है, परिवर्तित होता है, बदलता है, तो ऐसे परिवर्तनों को अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें हम अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। स्थायी परिवर्तन में एक उदाहरण आता है परिपक्वन, आपको खूब अच्छे से याद रखना। इसका परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है। परीक्षा में जब ऐसा सवाल पूछता है तो उसमें डाल देता है उदाहरण। जैसे वो डाल लेगा शतरंज खेलना, किसका उदाहरण है? शतरंज खेलना, बताओ किसका उदाहरण है? जब व्यक्ति शतरंज खेलता है, संवेदी अधिगम होगा या पेशीय अधिगम होगा? शतरंज खेलना किसका उदाहरण होगा? ज्यादातर बच्चे जो उत्तर देंगे पेशीय अधिगम का देंगे, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि संवेदी अधिगम का उदाहरण होगा। मित्रों, जब व्यक्ति शतरंज खेलता है तो हाथ का उपयोग तो करता है। देखो, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का उपयोग दोनों का साथ साथ भी होता है, लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता हो उसको उस श्रेणी में रखेंगे। अब एक बात बताओ, व्यक्ति को गाड़ी में बिठा दिया जाए कि भाई गाड़ी चला, अब दिमाग तो उसके पास है, ज्ञानेंद्रियों का खूब उपयोग कर ले, क्या वो गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता, क्योंकि जब तक वह प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वह गाड़ी नहीं चला सकता। तो कार चलाना पेशीय अधिगम का उदाहरण होगा, जबकि शतरंज खेलना संवेदी अधिगम का उदाहरण होगा। हाथ से उठाकर रखने से तात्पर्य नहीं, जब तक मस्तिष्क में यह क्रिया नहीं आएगी कि इसको चाल को यहां चलना है, तब तक वह व्यक्ति सही चाल नहीं चल सकता। इसलिए यहां पर प्रधानता किसकी है? ज्ञानेंद्रियों की है। तो यहां पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका? संवेदी अधिगम का। इस प्रकार हमने अधिगम की बेसिक जानकारी यहां पर आज हमने पढ़ी। अधिगम कहते किसे हैं? अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। मित्रों, व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से, अपेक्षाकृत स्थायी, स्थायी और अस्थायी। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, और यह अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो परिभाषा बनी अधिगम की कि अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो यहां पर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड क्लास में,
हम चर्चा करेंगे अधिगम की परिभाषा, अधिगम के सोपान, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी विशेषताओं की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।